दुनिया एक बार फिर महंगाई के विस्फोट की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? क्या बातचीत की कोशिशों के बीच अब जंग का खतरा और बढ़ गया है? दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का एक बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की हर कीमत पर रक्षा करेगा और इन क्षमताओं को उन्होंने देश की राष्ट्रीय धरोहर बताया है। इतना ही नहीं, उनका बयान और भी ज्यादा तीखा तब हो जाता है जब वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में कदम रखा तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। यानी साफ है, ईरान अब किसी भी तरह के दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। और अब सवाल ये है, जब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तीखा बयान क्या संकेत देता है? क्या ये बातचीत की राह को बंद करने का इशारा है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सीधा टकराव देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी से ईरान के तेल निर्यात पर भी दबाव बना है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनेई का ये बयान हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। तो ईरान का दावा है कि फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी पकड़ मजबूत है और वो किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति, प्रभुत्व और प्रभाव की भी लड़ाई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? तो देखिए, सवाल बहुत बड़ा है और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है। क्या ईरान तैयार है किसी भी तरह से समझौता करने के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल सकता है? वहीं आपको बता दें कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुज्तबा खामेनेई कौन है, तो साल 1969 को मशहद शहर में जन्म हुआ है। तो देखिए, मुज्तबा खामेनेई की पूरी हम कुंडली आपको बता रहे हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं और ऐसे में इसलिए नाम और भी ज्यादा खास हो जाता है। वहीं अलवी हाई स्कूल में मुज्तबा ने पढ़ाई की है, यहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं बात करें कि कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा भी ली गई है, तो ये इनकी एजुकेशन प्रोफाइल है। बात करें इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुज्तबा मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने वहां पर काम किया है इस बटालियन में। वहीं खामेनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स भी जो थे मुज्तबा माने जाते थे, यानी काफी हाई प्रोफाइल इनका रहा है। मुज्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध भी हैं और कुल मिलाकर रिश्ते जो हैं IRGC के साथ इतने अच्छे हैं कि आप समझिए कि बड़े फैसले भी कई बार लेते हुए दिखाई देते हैं। 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने उस वक्त कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध लगाए थे और मुज्तबा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप भी लगा है, यानी अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं। वहीं मुज्तबा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, कितनी संपत्ति इनके पास है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से ये दबदबा बना हुआ है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं, उनके भी 3 चरण हैं और हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होना है। तो आइए आपको बताते हैं ईरान की मांगे और चरण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांगे की जा रही हैं। पहला चरण ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रोकने की है। तो पहला चरण हम बता रहे हैं आपको, ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोका जाए, ये बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें कि देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं, तो युद्ध रुकना चाहिए, ये पहला चरण है। दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी भी दी जाए, ये भी बात कही जा रही है। और ऐसे में समझना जरूरी होगा कि अगर ये गारंटी दी जाती है, उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की वार्ता होनी चाहिए, यानी पहले फर्स्ट फेज पूरा हो, उसके बाद दूसरे चरण की वार्ता शुरू हो। होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो पहले दोनों चरण पूरे होने पर तीसरे दौर की वार्ता होगी। तो ये जो तमाम पहलू है, ये रखे जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये बात बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चाह रहा है ईरान, तो ईरान एक पुराना सौदेबाज साबित हुआ है
और अब आइए आपको दिखाते हैं ईरान नेगोशिएशन के दौरान किन किन हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो पूरी टैक्टिक्स है, तैयारी हो चुकी है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी, और समझाने की एक बार फिर से आपको कोशिश करते हैं हम। देखिए, ईरान नेगोशिएशन में हथियार जो चल रहे हैं उसमें समय जो है बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना है, ये ही माना जाए कि यानी कि ये जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी खिंच जाए, परेशान होकर दूसरा पक्ष झुक सकता है। एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, ये समझना होगा कि समय को क्यों खींचा जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है। वहीं परेशान होकर दूसरा पक्ष अगर झुक जाता है तो फैसला कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो अपने मन मुताबिक हो जाए। वहीं प्रॉक्सी संगठनों के जरिए दबाव बनाना भी एक तरह से क्षेत्रीय प्रभाव है, जिसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट में कई जगह हैं ईरान के प्रॉक्सी, जहां से हम देखते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर ये देश दिखाई देते हैं। अगर हम इसे और ज्यादा समझें तो नेगोशिएशन के दौरान अपनी सोच पर कायम बने रहना भी एक बड़ा पॉइंट है, यानी कि किसी भी तरह से जो हमने सोचा है वो पूरा करके रहेंगे। अपनी शर्तों पर ही बातचीत का प्रयास भी हो रहा है कि जो हमारी शर्तें हैं, मांगे हैं, उन्हें माने, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत करते हैं तो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी से माना जाता है। इसमें समझना होगा कि दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत अगर की जाएगी तो बहुत से समाधान निकल सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से अपनी बातचीत को रखा जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। वहीं अगर हम समझें कि बैक चैनल के जरिए भी बातचीत का विकल्प यहाँ पर रखा जा रहा है, तो देखिए जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं, पूरे हालात बने हुए हैं, तो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी है ये। वहीं और समझें ईरान अमेरिका डील के बारे में, तो साल 2015 में क्या कुछ हुआ ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की जो जानकारी सामने आई, और इसमें बहुत सी बातें निकल कर आती हैं। साल 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, एक डील हुई, और इसी दौरान ओबामा प्रशासन के दौरान यहाँ पर JCPOA समझौता हुआ है। जब ओबामा सत्ता में थे उस वक्त का ये समझौता है, JCPOA समझौता। और परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर यहाँ पर ईरान राजी हो जाता है कि ठीक है, हम इस परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर देंगे, इसे बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन वहीं बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत भी मिली। तो यहाँ पर ईरान के लिए भी एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल रही ये डील कि आपको जो प्रतिबंधों से राहत मिलती दिखाई दी। वहीं साल 2018 में ट्रंप के कार्यक्रम में डील से ये अमेरिका निकल गया है, यानी कि ये समझिए जो डील हुई थी साल 2018 में ट्रंप जब आए सत्ता में तो ये सब खत्म हुआ। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि जो अग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो जाता है, एक बार फिर से ईरान शुरू करता है कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आगे बढ़ाते हैं उसको। वहीं देखिए कि साल 2015 में जब ये समझौता हुआ था तो उस वक्त उम्मीद बन रही थी इस तरह की कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, न्यूक्लियर डील शायद बहुत ज्यादा ऐसी ना हमें देखने को मिले जो कि अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन जाए। वहीं इस दौरान जिस तरह से ये डील हुई है तो उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ईरान एक बार फिर से शुरू हो चुका है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर फिर हमले का प्लान बना रहे हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर फिर से हमले का प्लान बना रहे हैं ट्रंप। आज सैन्य विकल्पों की जानकारी देंगे सेंटकॉम, तो सभी विकल्पों की जानकारी देंगे ब्रैड कूपर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर होगा अमेरिका का फोकस। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान पर एक बार फिर से ट्रंप हमला कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है। तो आज सैन्य विकल्पों की जानकारी देंगे सेंटकॉम, सभी विकल्पों की जानकारी देंगे ब्रैड कूपर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का फोकस रहेगा। तो एक बार फिर से तैयारी है कि यहाँ पर किसी तरह का हमला ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हो सकता है, ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ईरान पर फिर से हमले के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ट्रंप। तो आज सैन्य विकल्पों की जानकारी सेंटकॉम देंगे, सभी विकल्पों की जानकारी ब्रैड कूपर देंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का फोकस रहेगा, किस तरह से घेराबंदी करनी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, कैसे ईरान को डील के लिए मजबूर करना है। और एक बार फिर से यहाँ पर जंग की आहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हमारे साथ बने हुए, साथ ही विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर कर्नल दिनेश जी के साथ। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, समय सीमा भी खत्म हो गई है, जब ये कहा जा रहा था कि अब सीज फायर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसे में अब क्या कुछ प्लानिंग ट्रंप की तरफ से दिख रही है? क्या युद्ध की तरफ जाएंगे या फिर बातचीत के लिए कोई और रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले तो ये लगता था कि जो अमेरिका है वो अपने गोल पोस्ट को है चेंज करता जा रहा 28 फरवरी के बाद, जो उसके पॉलिटिकल एम थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो सुप्रीम लीडर ईरान की तरफ से जो
डिमांड्स आई हैं, जहां आप कह सकते हैं जो उनकी स्टेटमेंट आई हैं, तो अब मुझे ये लगने लग पड़ा है कि ईरान भी जो है अपना स्टैंड जो है बदलते वक्त के साथ जो है वो बदलता जा रहा है, और हर बार जो है वो नई शर्तों के साथ सामने आ रहा है। और इस प्रकार की शर्तें सामने रखी जा रही हैं कि हम, ईरान की तरफ से, कि हम जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को लागू रखेंगे, हम हार्मोज स्ट्रेट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, अमेरिका को जो है मिडिल ईस्ट से निकल जाना चाहिए, अगर फारस की खाड़ी के अंदर कोई बाहरी देश आता है तो हम उसको उसी में डुबा देंगे, और आने वाले दिनों के अंदर ईरान जो है एक वर्ल्ड पावर होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। जिस प्रकार से ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आती हैं, तो इसमें कहीं भी नहीं लगता है कि कोई बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। और ये देखना पड़ेगा कि अब इसके बाद जो है अमेरिका जो है किस प्रकार से रिएक्ट करता है। जो मेरी समझ कह रही है कि काफी हद तक जो है अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी, ऑफ कोर्स उसके कुछ कारण होंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, उसके अलावा भी जो है उन्होंने जो है डिप्लोमेसी का दरवाजा खोला, सीज फायर किया, और बार बार जो है अपनी तरफ से एक प्रकार का संयम बरता, और बातचीत को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन ईरान ने जो है हर दिन जो है, जैसे जैसे उसे रशिया की तरफ से सपोर्ट मिलने लगी, बाकी देशों की तरफ से उसके फेवर में पॉजिटिव रिस्पांस आने लग पड़ा, तो उन्होंने जो है अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत करने के लिए जो है अलग प्रकार की ऐसी शर्तें रखी हैं जिनका कि फिलहाल जो है मानना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए जो उन्होंने लेटेस्ट अपनी लिस्ट जो है पाकिस्तान के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स को फॉरवर्ड की थी, उसके अंदर पहली बात थी कि आप जो है अपनी नाकेबंदी खत्म कीजिए, युद्ध को समाप्त कीजिए, और उसके बाद जो है हम परमाणु और यूरेनियम के ऊपर बातचीत करेंगे। कब करेंगे भाई? उसकी तो कोई समय सीमा ईरान ने तय नहीं की है। तो इसलिए जो है कि दोनों पक्ष जो हैं इस समय सेम पेज के ऊपर आते हुए नजर नहीं आते हैं, और अगर हालात इसी प्रकार से रहते हैं तो ये बाकी चाहे यूरोप है चाहे एशिया है, उनके लिए एक प्रकार से ऊर्जा का संकट बढ़ेगा, काफी देशों के अंदर जो है ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों का एक बातचीत के टेबल के ऊपर आना आज की इस समय जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस कि दोनों पार्टीज जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना स्टैंड डाउन करें और बीच का रास्ता निकालें, जिससे कि दोनों कंट्री अपने आप को ये समझे कि वो विन विन सिचुएशन के अंदर है। लेकिन बात खत्म नहीं होती है जब तक कि ये पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बीच में आए। देखिए, पाकिस्तान ने फिर से एक प्रकार से जो है अपनी जो करनी है उसे जाहिर कर दिया। जो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने लैंड रूट्स जो हैं वो ईरान के लिए खोल दिए हैं, और उन रूट से जो है ईरान के लिए जो है सामान जो है ईरान पहुंचने लग पड़ा। ईरान जी। पाकिस्तान के जो है कासिम पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट के ऊपर जो है थर्ड कंट्री ऑपरेशन से होकर सामान आ रहा और जो ईरान में जी। पहुंच रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप साहब के पास ये खबर पहुंची है या नहीं पहुंची है, ताकि उन्हें भी पाकिस्तान, जो उनका बहुत प्रिय मित्र बना हुआ है, उसकी करनी और खतनी के ऊपर नजर बिल्कुल। पड़ी है या नहीं पड़ी है। जी मैडम। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर ट्रंप बयान दे रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। अभी भी दावा कर रहे हैं कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे हम, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लिया जाएगा। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है, और ये माना जाए कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का ये बयान जो है बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे हम, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लिया जाएगा। ट्रंप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर डस्ट है उसे हम हासिल करके रहेंगे। और देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कर्नल एस के मलिक जी, क्योंकि यहाँ पर सर अभी भी ट्रंप ही बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि वो कितने कुछ काम कर सकते हैं, ईरान को मजबूर तो नहीं कर पाए, लेकिन कह रहे हैं कि यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे। छीनने की क्या रणनीति ट्रंप बना रहे होंगे अभी बैठे बैठे? गीतू जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या पॉलिसी बना रहे होंगे, क्या नीति बना रहे होंगे। ऑपरेशंस जैसे जैसे आगे चलते हैं, देश अपने अपनी नीतियां बदलते हैं, अपने अपने तरीके बदलते हैं, और अपने जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको करने के लिए वो वार्ता का दौर भी एक तरह से चलाते हैं पैरेलली, ताकि कोई बात बन जाए तो एग्रीमेंट से अच्छी कोई बात नहीं होती है। लेकिन बात यहाँ होती है कि देखिए, डस्ट तो एक छोटी चीज है। डस्ट अभी क्या हो रहा है कि ये एक थोड़ा सा नाक का सवाल हो गया है।
अभी 2 महीने से ज्यादा 2 महीने के करीब ये ऑपरेशन हो चुका है। अभी अमेरिका और ईरान दोनों की ये कोशिश हो रही है, जितना कि दिखता है कि दोनों के दोनों देश ये चाहते हैं कि एक रेस्पेक्ट वाला, जो दोनों देशों के लिए एक थोड़ा सम्मान की बात है, दोनों देश अपने देश में एक प्रोजेक्शन कर सके कि हमने एक समझौता अपनी शर्तों पर किया है। लेकिन वो अभी थोड़ा सा इसमें अभी डेडलॉक नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे शर्तें हैं, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन में कुछ बताया, जो पुरानी 2018 का था, शर्तें है कि ईरान उन पर बिल्कुल भी बच करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले उसकी शर्त है कि आप गारंटी दीजिए कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे आगे। इस बात को अमेरिका तक या कोई भी कंट्री इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। कारण यह है कि आज आपने दोबारा से हिजबुल्ला को चाबी दे दी, हिजबुल्ला से दोबारा से चालू हो गया, तो फिर क्या गारंटी है कि ऑपरेशन नहीं करेगा इजराइल या अमेरिका नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये ऐसी कुछ शर्तें हैं कि जो आपने डर दी। तो इस शर्तों के पीछे आपके पास ताकत कहां से आ रही है? चीन और रशिया। चीन उनको पूरा सभी तरह का सपोर्ट दे रहा है, इंटेलिजेंस ले लीजिए, वेपनरी ले लीजिए, और जो बाकी सैटेलाइट सपोर्ट है उनको पूरा लाइव फीड और लाइव इंफॉर्मेशन पूरी दी जा रही है। रशिया ने अभी देखिए, पुतिन साहब ने बात की है जो अभी 2 दिन में अरागची साहब का उनका दौरा था, उसमें भी ये बात निकल के आई है कि रशिया भी चाहता है, क्योंकि रशिया भी फंसा हुआ है अपने यूक्रेन के, तो हो सकता है ट्रंप साहब रशिया को भी एक कंसेशन दे कि और वो यूक्रेन के ऊपर एक देखा जाए एक अनसेड समझौता कर डाले और कहे कि आप ईरान पर सॉफ्ट रहिए और हम यूक्रेन पर हट जाते हैं अपनी स्टैंड को लेकर। तो ये चीज भी समाउ कनेक्टेड फील होती है, इसलिए फील होती है क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में लड़ी, बहुत सारी चीज सामने दिख रही है और बहुत सारी चीज पर्दे के पीछे कनेक्टेड है। ईरान का सवाल यह है कि वो होर्मुज पर अपना आधिपत्य चाहता है। देखिए, अगर वन साइडेड कोई भी समझौता होता है या ईरान के पक्ष में जाता है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि आप एक मोनोपोली अगर किसी देश को दे देते हैं तो वो अपनी शर्तों के हिसाब वहां से आज कुछ और शर्त लगाई है, समझौता नहीं भी होगा तो ईरान अपनी शर्तों से चलेगा और देखा जाए वो स्क्वीजिंग करता रहेगा। पूरे अरब के जो देश हैं, जीसीसी कंट्रीज है, इनके लिए ईरान आज भी खतरा है, कल भी खतरा था और आगे भी खतरा रहेगा, अनलेस एक रिटन समझौता नहीं होता है। तो उनकी पोजीशन, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। किस हिसाब से मिलिट्री वाला मैं समझता हूं सेकंड चीज है। पहला उनका जो खतरा है वो उनका अर्थव्यवस्था का है, क्योंकि ईरान अपने आप को पूरे खित्ते के अंदर एक वाहिद और मजबूत कंट्री की तरह पेश करना चाहता है, करना भी चाहेगा, आगे भी करना चाहेगा। और वो पूरा उसका जो एक रास्ता जाता है वो जाता है पेट्रोलियम के थ्रू, यानी एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू। एनर्जी पर कंट्रोल करके ईरान पूरे एरिया को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर एनर्जी के लिए बाध्य करेगा। अभी देखिए, रीअलाइनमेंट शुरू हो चुका है। अभी यूएई ने अपने आप को ओपेक से आउट घोषित कर दिया है। कारण यह है कि सभी कंट्रीज, इन कंट्रीज की पूरी अर्थव्यवस्था, वहां के नागरिकों की पूरी लाइफस्टाइल पूरी डिपेंड करती है वहां की एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन पर, उनके एक्सपोर्ट पर। और जितना आप इनको जितना स्क्वीज करेंगे या जितना इन पर दबाव बढ़ता रहेगा, कोई भी कंट्री इसमें से सहज नहीं होगा। ईरान ज्यादा से ज्यादा सारे देशों पर मिसाइल मार के ओमान को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है कि हम और ईरान मिलकर होर्मुज पर एक तय करेंगे, एग्रीमेंट तय करेंगे। नहीं, ये अगर ऐसा होता है तो ये भी एक मोनोपोली हो जाएगी, और ये मोनोपोली भी पूरे वर्ल्ड को, अगर खासकर एशियन कंट्रीज को बहुत तकलीफ देने वाली है। पाकिस्तान का एक मैं एंगल लाता हूं, जैसे कि कर्नल दिलेश जी बोले थे, ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का तो ऐसा रोल है कि पाकिस्तान अपने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अपने हाथ सेक लेना चाहता है। वो इधर का भी गुड़ी गुड़ी बनना चाहता है, उधर का भी गुड़ी गुड़ी बनना चाहता है। अरब के साथ वो अपना समझौता करके, देखा जाए, मैं कहता हूं ये एक तरह से वो अपना हित ये देख रहा है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेरी भी एक वक्त बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए, और जो कि पाकिस्तान कहने वाला है कि नहीं, दुनिया, वी विल टेक ए शॉट इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आई थिंक ये गुब्बारा फट चुका है। और इसके पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान कोशिश करेगा ईरान को, जैसे कि मुझे भी कुछ जितना मैं स्टडी किया है, मेरी भी नॉलेज ये कहती है कि पाकिस्तान अपने पीछे के दरवाजे खोल रहा है, पर अमेरिका इसको नहीं करने देगा, क्योंकि अमेरिका ने जो पैसा फेंका हुआ है, अमेरिका ने तो पाकिस्तान के अंदर पूरा रिजीम चेंज कर डाला, इमरान खान को जेल में डलवा डाला, तो अमेरिका क्या करने देगा? अमेरिका उतनी ही ढील देता है जो उसके हित के लिए फायदेमंद होती है, और जो फिलहाल वो अमेरिका देख रहा है उसके सारी इस चीज पर नजर है, और अमेरिका पाकिस्तान को वैसे ही नचाएगा जैसे कि वो चाहता है। बिल्कुल, और इस बात को बिल्कुल निकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ कमांडर दीवान सर भी जुड़े हैं। दीवान सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपसे भी समझना चाहेंगे फिलहाल जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उन्हें हम कैसे समझें? क्या लग रहा है कि जंग की तैयारी की जा रही है ट्रंप की तरफ से? हालांकि वो अभी पूरी तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, कितनी वॉरफेयर है, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन ईरान के लिए उनका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या ये जंग हो सकती है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि वो झुकने को तैयार नहीं। अगर वो नहीं झुकेंगे तो फिर क्या रास्ता बचता है?
धन्यवाद मोनिका जी। सर मैं समझता हूँ, सॉरी मैं गीतू चौहान हूँ सर। गीतू, सॉरी जी। सॉरी, थैंक यू। गीतू जी, मेरी समझ में ये है, इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स जो ईरान बना रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आने वाले समय में क्योंकि हमने इतना सेक्रीफाइस दिया है, इसके बदले गल्फ के राजा हम होंगे, हॉर्मुज हम कंट्रोल करेंगे, हम पैसे लेंगे या परमिशन देंगे तभी जहाज जाएंगे। ये पर्शियन गल्फ है, पर्शिया की है, मतलब ये कहा नहीं उन्होंने, मतलब यही है। पर ये इतनी बोल्डनेस और इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट जो है, अंदर खाने रूस चीन ने कहा है, मेरी समझ में कहा है कि आप चिंता ना करें, अगर अमेरिका ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन में जाता है, बातचीत नहीं करता है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो कितना मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो देखने वाली बात है। क्योंकि ये अगर ऐसी स्टेटमेंट ईरान बना रहा है, खाली ये नहीं कि पर्शियन गल्फ में इनको डुबा देंगे, ये कर देंगे, अमेरिकन की जगह तो समुद्र की तह में होगी, वो बात नहीं कह रहा है। वो तो कह रहा है पर्शियन गल्फ हम कंट्रोल करेंगे तो पूरे गल्फ के रीजन का जो है विकास होगा। मैं समझता हूं ये बात काफी बढ़ सकती है, इसमें कोई डिस्कशन या इसमें कोई वार्ता या सीजफायर की संधि, ये तो कोई बेसिस नहीं है। पर मैं मॉरली अगर देखा जाए, अगर अमेरिका आके यहाँ कंट्रोल कर रहा है हॉर्मुज को, उससे पहले तो हक ईरान का है भाई, वो तो वहीं बैठे हैं जी। मैं सोच रहा हूँ इंडियन ओशन के बारे में। हम IOR जो है, इंडियन ओशन रीजन जो है, अब तो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक बताया इसको, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन को। तो क्या हम नहीं चाहेंगे? हम भी चाहेंगे हमारे पास ये हमारी पड़ोस में है, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हालांकि अनक्रॉस वगैरह की बातें होती हैं, इसमें अगर होगा तो स्टेट ऑफ मलाक्का, सिंगापुर भी ऐसे ही कर सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।